नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत की संसद से पाकिस्तान की घेराबंदी तय, 30 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते जाएगा विदेश, दुनिया को बताएगा पाकिस्तान की आतंकी सच्चाई। एनआईए का आतंक पर डबल अटैक, मुंबई एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 2 मोस्ट वांटेड गिरफ्तार। बब्बर खालसा इंटरनेशनल पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, पंजाब के 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, भारत पाक के बीच परमाणु युद्ध टालने में मिली थी बड़ी सफलता। शिवसेना सांसद संजय राउत का सीधा वार, अमित शाह को दी चुनौती। और अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत का अगला कदम साफ है, पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर भी घेरना। भारत सरकार ने अब ये तय किया है कि देश के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई सामने रखेगा। जानकारी के मुताबिक कम से कम 30 सांसदों को 10 दिन की विदेश यात्रा पर भेजा जाएगा ताकि वो वहां की सरकारों और सांसदों से मिलकर पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों का पर्दाफाश कर सकें। ये प्रतिनिधि मंडल सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं होगा, इसमें विपक्ष के सांसद भी शामिल होंगे। सरकार ने सभी प्रमुख दलों से संपर्क किया है और कुछ दलों ने अपने सांसदों को भेजने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। सरकार के इस फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द देश है और भारत की इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सकेगा। सांगण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला। ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे, कारण खरी न्यूज लोकांपर्यंत आणि विशेषतः विविध देशांमध्ये पोहोचली पाहिजे। ही एक चांगली डिप्लोमसी आहे की ज्यामुळे भारताची भूमिका आणि युद्धाचं सत्य हे सगळ्या जगापर्यंत पोहोचेल आणि पाकिस्तान हा दहशतवादी देश आहे हे त्या ठिकाणी लोकांमध्ये विशेषतः जे काही वेगवेगळे देश आहेत त्या देशांमध्ये प्रस्थापित होईल। पक्षांना सांगावं लागत आहे की तुम्ही निवडू नका, आम्हाला निवडू द्या। केंद्र सरकारने पक्षांना सांगावं लागत आहे, आमचे हे नेते घेऊन जा, असं काही पक्ष आग्रह धरत आहेत। नाही, मला त्याची कल्पना नाही। एएनआई यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी आईएसआईएस से जुड़े 2 बेहद खतरनाक और फरार आतंकियों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। ये दोनों पिछले 2 साल से फरार चल रहे थे और देश में आतंकी हमलों की तैयारी भी कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के नाम हैं अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपरवाला और तलहा खान। दोनों आरोपी शुक्रवार को इंडोनेशिया के जकार्ता से भारत लौट रहे थे, तभी मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर एनआईए की टीम ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। एनआईए के मुताबिक ये दोनों ही आईएसआई के पुणे स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े थे। पुणे के कोंढवा इलाके में किराए के मकान में ये आईईडी यानी कि बम बनाने का काम करते थे। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने विस्फोटक टेस्टिंग भी की थी और आतंकी ट्रेनिंग वर्कशॉप भी चलाई थी। इन आतंकियों का मकसद था भारत में आतंक फैलाकर इस्लामी शासन लागू करना। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार और देश की शांति के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे थे। इससे पहले इसी केस में एनआईए 8 और आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी को कोर्ट में पेश कर चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी है। अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी और ज्यादा गंभीरता से भारत में फैले आईएसआई की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है। आतंक के नेटवर्क पर फिर पड़ा है कानून का शिकंजा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 16 मई शुक्रवार के दिन पंजाब के 4 जिलों में एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए की गई है। एनआईए की इस कार्रवाई में गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर और कपूरथला जिलों में की गई है। ये छापेमारी दिसंबर 2024 में गुरदासपुर के घनी के बांगर पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले की जांच के सिलसिले में की गई। छापों में एनआईए ने मोबाइल, डिजिटल डिवाइसेस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। ये सबूत अमेरिका में बैठे बीकेआई ऑपरेटिव हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासियन और उसके सहयोगी शमशेर सिंह शेरा उर्फ हनी से जुड़े नेटवर्क की पोल खोलते हैं।
एनआईए की अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि हैप्पी, जो पाकिस्तान में छिपे बीकेआई आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का करीबी है, भारत में पुलिस स्टेशनों और चौकियों पर ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने में शामिल रहा है। गुरदासपुर ग्रेनेड हमले में गिरफ्तार आरोपी शमशेर हैप्पी के सीधे निर्देशों पर काम कर रहा था। एनआईए के मुताबिक बीकेआई से जुड़े ये ऑपरेटिव विदेशों में बैठे आतंकियों की मदद से भारत में नेटवर्क तैयार कर रहे थे। ये लोग धन, हथियार, विस्फोटक और ट्रेनिंग के जरिए देश के भीतर अपने मंसूबे फैलाने की कोशिश में जुटे थे। ये पूरा मामला गृह मंत्रालय के निर्देश पर दर्ज RC 7/2025 एनआईए DLI केस के तहत जांच में है। जांच एजेंसी अब विदेशी साजिशकर्ताओं और भारतीय संपर्कों की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुट गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण युद्ध की कगार से पीछे खींचकर एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से सीधे बात की थी और उन्हें बातचीत के जरिए तनाव कम करने के लिए प्रेरित किया। ट्रंप के अनुसार उस समय दोनों देशों के बीच इतनी नफरत और आक्रोश था कि स्थिति एक परमाणु संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। ट्रंप ने कहा कि ये संघर्ष तेजी से बढ़ रहा था और अगला चरण परमाणु युद्ध हो सकता था। हमने व्यापार को शांति स्थापना का माध्यम बनाया। ट्रंप ने कहा कि यह हमारी इतनी बड़ी सफलता है कि इसका उचित श्रेय मुझे कभी नहीं मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, जिससे अमेरिका के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि भारत अमेरिका के बीच अपने शुल्क में 100% कटौती करने को तैयार है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द होगा, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, ये जल्द ही होगा, लेकिन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप के दावे ने एक बार फिर से उनके कूटनीतिक प्रयासों को चर्चा में ला दिया है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Boy, everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. संजय राउत फिर अपने तीखे तेवरों में नजर आए हैं। राउत ने एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह पर और प्रेस की आज़ादी पर हो रहे कथित हमलों को लेकर सरकार को घेरा है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने गुजरात समाचार पर हुई कार्रवाई को प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया है। उनका कहना है कि गुजरात समाचार कोई नया अखबार नहीं है, बल्कि 100 साल से निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है और बाहुबली शाह जैसे लोग सत्ता की चाटुकारिता नहीं करते। राउत का बड़ा सवाल है कि अगर कोई 56 इंच की छाती पर सवाल करता है तो क्या उसके पीछे ईडी और सीबीआई को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में कोई आंदोलन शुरू हुआ तो वे गुजरात जाकर उसमें शामिल होंगे। बात ऐसी है कि गुजरात समाचार लगभग 100 साल पुराना अखबार है, लगभग 92 ईयर्स हो। और बाहुबली शाह जी या श्रेयांश शाह वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अखबार चलाते हैं। सत्ता में कौन है उनकी चाटुगिरी करना उनकी आदत नहीं। जो स्थान रामनाथ गोयनका को था, नानाजी को था, वही स्थान गुजरात समाचार के बाहुबली और श्रेयांश जी को। लेकिन एक पुरानी 25 साल पहले की केस निकालकर उनको कल ईडी ने अरेस्ट किया। ये दहशतगर्दी, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला है। आप सच
सुन नहीं सकते, सुनना नहीं चाहते। गुजरात समाचार का हेडलाइन वो लगभग सभी ने दिया है देश में कि आपने कायरता दिखाई। 56 इंच की छाती की बात हमने नहीं की थी ना, वो तो मोदी जी ने की थी। तो अगर किसी ने सवाल पूछा है 56 इंच की छाती का क्या हो गया, तो उसके लिए आप उसके ऊपर ईडी और सीबीआई भेजकर एक वृद्ध एडिटर को अरेस्ट कर लेते। ये तो तानाशाही क्या तानाशाही के ऊपर की बात आप कर रहे हैं। हम सब बाहुबली जी और उनके परिवार के साथ है, उनके अखबार के साथ है। हम देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं तो हम गुजरात जाकर अगर उस बारे में कोई आंदोलन होता है तो हम उनमें शामिल होंगे। आगे संजय राउत ने ये भी खुलासा किया कि जब उनके और उनके करीबियों पर रेड डाली गई तब उन्होंने खुद अमित शाह को फोन किया था और कहा था कि अगर मैं आपका टारगेट हूं तो ईडी को कहिए कि मुझे सीधे अरेस्ट करे, सर्च का नाटक ना करे। इतना ही नहीं, उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा और कहा कि जब वो ताज़ा गद्दार बने थे तब उन्होंने फोन पर पूछा था कि मैं ऊपर बात करूं क्या, जिस पर राउत ने साफ कहा था उसकी जरूरत नहीं, धन्यवाद। अरे बात देश के गृह मंत्री हैं, मैं सांसद हूँ। अगर कोई गलत काम होता है तो मेरा काम है कि गृह मंत्री से बात करूं। जब मेरे आसपास रेड्स हो रही थी मेरे परिवार के ऊपर, मेरे मित्रों के ऊपर पूरा दिन, क्योंकि मुझे तकलीफ हो जाए, तो मैंने अमित शाह जी को फोन करके बोला ये गलत है, मैं आपका टारगेट हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। ईडी को बोले मेरे घर में आकर मुझ पर रेड करो और मुझे अरेस्ट करो, मैं बैठा हूँ यहाँ। जब यहाँ 6 बजे ईडी के लोग आए थे, मैं लिखा है, तो मैंने 10 मिनट में कहा कि ये सर्च का नाटक मत करो, आप मुझे अरेस्ट करने आए हो, तुरंत मुझे अरेस्ट करो और लेके जाइए, घर के लोगों को तकलीफ मत दे। उस वक्त वो ताज़ा गद्दार हो गए थे ना, तो फोन किया कि ऐसा सुनकर कि क्या देखिए मैं ऊपर बात करूँ क्या, मेरे को कोई जरूरत नहीं। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हुआ। आम आदमी पार्टी को नगर निगम में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के करीब 15 पार्षदों ने इस्तीफा देकर नया राजनीतिक मोर्चा बना लिया है। इस नए फ्रंट का नाम है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और इसकी कमान दी है मुकेश गोयल को, जो पहले आप के नेता सदन रह चुके हैं। दिल्ली में हेमचंद गोयल की अगुवाई में इन पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें आप से अलग होकर नया तीसरा मोर्चा बनाने का फैसला लिया गया। इस बैठक में दिनेश भारद्वाज, हिमानी जैन, उषा शर्मा, अशोक पांडे जैसे कई नाम शामिल थे। अब दिल्ली नगर निगम में समीकरण बदल सकते हैं। फिलहाल बीजेपी के पास 117 पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के पास 113 और कांग्रेस के पास 81। ऐसे में 15 पार्षदों का अलग होना राजनीति की दिशा बदल सकता है। मुकेश गोयल ने आप पार्टी नेतृत्व पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि ऊपर से आदेश आते थे, नीचे के नेताओं की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। वहीं हेम गोयल ने कहा कि निगम सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, लेकिन आपने सारी ताकत एक ही व्यक्ति को दे दी थी। अब देखना होगा कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी दिल्ली के सियासी गणित में क्या नया समीकरण खड़ा करती है। ने आम आदमी पार्टी के हमने 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम का चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में ये पार्टी 135 सदस्य लेकर आई थी और पूर्ण रूप से बहुमत में थी। लेकिन 2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार का वातावरण नगर निगम में रहा और केवल
ऊपर से आदेश आते थे, यहाँ के पार्षदों की सुनी नहीं जाती थी। मुझे नेता सदन बना रखा था, लेकिन मेरे को किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती थी। केवल आदेश आते थे, आदेश का पालन होता था। और यही हाल रहा कि नगर निगम का दिन प्रतिदिन पतन होता रहा और आम आदमी पार्टी की आज ये हालत हो गई कि उसे विपक्ष में बैठना पड़ा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेजने के फैसले पर बधाई दी है। शिंदे ने इस पहल को भारत की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के शून्य सहनशीलता के रुख को दुनिया के सामने मजबूती से रखने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। एकनाथ शिंदे ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को जिस तरीके से बेनकाब किया है, वो किसी भी प्रत्यक्ष युद्ध से बड़ी जीत है। दिलचस्प बात यह है कि इन प्रतिनिधि मंडलों में सभी राजनीतिक दलों के सांसद शामिल होंगे, जो भारत की एकता और आतंकवाद के खिलाफ साझा संकल्प को दर्शाता है। शिंदे का ये भी कहना है कि इस कदम से भारत की छवि एक जिम्मेदार और शांति प्रिय देश के तौर पर और मजबूत होगी, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का स्थायी समाधान चाहता है। डोंबिवली शहर में 12 मई की रोज भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बैसाखी पूर्णिमा को आयोजित इस आयोजन में हजारों नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शुभ प्रभात वंदना और पंचशील ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसे भंते शील रत्न जी ने संपन्न किया। जिसके बाद बौद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील और अन्य परंपरागत बौद्ध अनुष्ठान किए गए। बौद्ध अनुयायियों को खीर का वितरण किया गया, जो इस आयोजन का अहम हिस्सा रहा। शाम को कार्यक्रम को वैश्विक दृष्टिकोण से सजाया गया। अर्ध औपचारिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में प्रेरणादायक रैप संगीत और भीम बुद्ध गीत पर एक छोटे बच्चे द्वारा शानदार नृत्य ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के समापन पर भोजन वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों बौद्ध अनुयायी सहभागी बने। इस आयोजन को आम्बेडकरवादी जनहित संगठन और समान विचारधारा वाले अन्य संगठनों ने मिलकर संपन्न कराया, जो सामाजिक समरसता और बौद्ध विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। नंदुरबार में इस वक्त की बड़ी खबर, शहर में एक बार फिर से तेज बारिश ने दस्तक दे दी है। आज अचानक हुई भारी बारिश और तेज तूफान ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देरी में सड़कों पर पानी भर गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबरें आ रही हैं, वहीं कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सुनाई दी हैं। इन हालात में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र के बीड़ के परली शहर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक की कुछ लोगों ने सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर दी, और वो भी लाठियों, डंडों और लात घूंसों से। घटना परली के जलालपुर इलाके की है, जहां अखंड हरिनाम सप्ताह कार्यक्रम से लौट रहे शिवराज दिवटे पर 5 से 6 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। शिवराज पर हमलावरों ने इस कदर कहर बरपाया कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बीड़ जिले में दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल पीड़ित युवक एक निजी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाईट शिवराज। मी तिथून माझ्या मित्रांनी बोलवलं जलालपूरला जेवायला सप्ताहाचं. मग तिथं मी सप्ताहाला जेवायला गेलो. जेवण करून आम्ही बसला जरासं. मग तिथं आहे ना तिथली त्या लोकांची भांडणं लागली की मग मी तिथं फक्त बघायला होतो, लांब म्हणजे साईडला होतो. मग तिथून भांडणं सगळं झालं ते आहे ना मी असं मित्राला आहे ना तिकडून परळीमधून शिवाजीनगरला सोडलं आणि तिकडून रिलायन्समध्ये जायला होतो. रिलायन्सपाशी आहे ना त्याला माहीत होतं की मी येणार आहे म्हणून तिकडूनच. मग तिथं आहे ना त्यानं 4-5 गाड्या घेऊन मला डायरेक्ट रस्त्यावर रोखला, अडवलं आणि मारहाण करून गाडी बसवल्या आणि तोंड दाबून वरून नेलं. नवनीत कामत ने कहा है कि आरोपी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे और मामले की पूरी गंभीरता से जांच होगी।
काल दिनांक 16 मई 2025 रोजी सकाळी 11:30 वाजताच्या सुमारास जलालपूर गाव आहे पर्ली तालुक्यातील, तिथे फिर्यादी शिवराज नारायण दिवटे, तो त्यांचा जो मित्र आहे जयदीप मुंडे, त्यांच्यासोबत तिथे मित्राचा एक कार्यक्रमास गेला होता. तिथे जेवण करीत असताना अनोळखी आणि काही ओळखी लोक तिथे आले आणि ते एकमेकांमध्ये एक किरकोळ स्वरूपाच्या भांडण झाला होता. त्याची कुठल्याही प्रकारची रिपोर्ट किंवा कंप्लेंट पोलीस स्टेशनला आली नव्हती. त्याच्यानंतर जो फिर्यादी आहे, जेव्हा तो गावाकडे परत येत होता, लिंबोटी गावाकडे जात होता, रिलायन्स पेट्रोल पंप जवळ जेव्हा तो आला, तो काही ओळखी आणि काही अनोळखी लोकांना त्याला रत्नेश्वराच्या डोंगरातील त्याला खाली उतरवले. त्याच्यानंतर डोंगराला जाऊन त्यांना मारहाण केली होती आणि ते मारहाणाची व्हिडिओ सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाली होती. त्याच्यानंतर पोलिसांनी तिथे ताबडतोब जाऊन फिर्यादीचा जबाब घेतलेले आहे. ते फिर्यादीच्या जबाबच्या सांगण्यावरून आम्ही FIR दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये सेक्शन्स अटेम्प्ट टू मर्डरचे, रायटचे आणि किडनॅपिंगचे सेक्शन आम्ही त्यामध्ये लावलेले आहे. 10 आरोपीचे नाव दिलेले आहे फिर्यादीने आणि 10 अनोळखी सांगितलेले आहे. 10 आरोपीपैकी 7 आरोपी आम्ही ऑलरेडी अटक केलेले आहे रात्रीच आणि त्या 7 पैकी 2 आरोपी अल्पवयीन आहे. स्थानीय राजनीति भी गर्मा गई है। शरद पवार गुट के NCP नेता राजे साहेब देशमुख ने घटना की कड़ी निंदा की है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शिवराज नारायण दिवटे म्हणून हा मुलगा आहे, तो JWला लातूरला शिक्षण घेतो. तो फक्त सप्त्यानिमित्त गावाकडे आला. सप्त्यामध्ये ह्या ज्या मुलांनी मारहाण केलेली आहे, या मुलांनी मुलींना छेडछाड केली. फक्त त्या ठिकाणी त्यांना एवढं सांगितलं, बा मुलींना छेडछाड करू नका, थोडं त्याला या ठिकाणी बांधणं करू नका, हे बरं नाही तुम्ही छेडाछेड करणं, एवढं फक्त क्रॉस केलं म्हणून त्याच्यावर दात धरून त्याला पुन्हा त्याला तो जेव्हा त्या कार्यक्रमातून बाहेर आला तेव्हा त्या पंपापासून त्याला उचलून नेलं एका जंगलामध्ये आणि त्याला अमानुष्य मारहाण केली. तुझा संतोष देशमुखच करायचा म्हणून त्या ठिकाणी त्यांनी त्याचा चंग लावला होता. प्रचंड मारहाण करताना त्यांच्या गावातले 2 माणसं आले आणि त्या 2 माणसांनी त्या मुलांना मारलं म्हणून ती पळून गेली. और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से की गई कार्रवाई पर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर अभिजीत भट्टाचार्य ने सवाल उठाए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बिना नाम लिए बड़े सितारों पर निशाना साधा और कहा कि ये पान मसाला बेचेंगे लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अभिजीत ने कहा कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट ज्यादा नेशनलिस्ट हैं और हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अभिजीत भट्टाचार्य ने आगे कहा कि पाकिस्तान के कलाकारों को हमने बनाया, पैसे दिए, नाम दिया, लेकिन वो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड सितारों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यहाँ पर चुप्पी है और हम अपने ही खिलाफ बात कर रहे हैं या बात कर ही नहीं रहे हैं। अभिजीत ने तंज कसते हुए कहा कि ये सितारे गुटखा बेचेंगे, पुड़िया बेचेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक और करीब 2 दशकों बाद दोबारा साथ पर्दे पर वापसी, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी एक बार फिर साथ, लेकिन इस बार कहानी है कुछ अलग। फिल्म किंग में रानी मुखर्जी निभाएंगी सुहाना की मां का किरदार और सिर्फ केमियो नहीं बल्कि कहानी का सबसे इमोशनल ट्रैक होंगी रानी। 19 साल बाद लौट रही हैं, एक यादगार केमिस्ट्री और साथ ही एक नया ट्विस्ट लेकर आई हैं। किंग की ये खास कास्टिंग सिद्धार्थ आनंद की इस मच अवेटेड फिल्म में अब जुड़ा है एक और स्टार पावर। रानी मुखर्जी का रोल छोटा है लेकिन फिल्म में उनकी मौजूदगी बहुत बड़ा असर छोड़ेगी।
अनुष्का सेन ने अपनी प्रतिभा और एक्टिंग टैलेंट से लोगों का दिल जीत लिया है और अब उन्होंने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। 22 साल की उम्र में अनुष्का ने प्रेस्टिजियस कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर अपना डेब्यू किया। इस आइकॉनिक मंच पर कदम रखना उनकी ग्लोबल पहचान को और मजबूती देता है। अनुष्का वाइन कलर के काउचो गाउन में शाही अंदाज में नजर आ रही थी। मरमेड स्टाइल के प्लम ब्राइडल सैटन से बने इस गाउन में बारीक कढ़ाई और स्टाइलिश बो है। अनुष्का के इस लुक को खास बनाती है जो दिल छू लेने वाली भावनाएं, जो भारत और कोरिया के सांस्कृतिक मेल में खूबसूरती को भी दर्शाता है। एक तस्वीर में अनुष्का हाथ जोड़कर नमस्ते करती नजर आती हैं, जो भारतीय परंपरा और विनम्रता का प्रतीक है। वहीं दूसरी तस्वीर में वो कोरियाई पॉप कल्चर का फेमस हार्ट पोज बनाते हुए दिखती हैं। अनुष्का की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एलएसजी के मालिक संजीव गोयंका ने तिरुपति बालाजी मंदिर में 3.63 करोड़ रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण दान किए हैं। गोयंका ने 5.2 किलोग्राम हीरे और रत्न जड़ित आभूषण दान किए हैं, जिनकी कीमत 3.63 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मंदिर में दर्शन की फोटोज भी शेयर की है। ये दान तिरुपति देवस्थान के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी को सौंपे गए। गोयंका के इस दान की मंदिर परिसर में काफी चर्चा हो रही है। उनकी इस पहल ने उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाया है। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित है और ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। मंदिर में तिरुपति लड्डू प्रसाद बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।